इस विशाल नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन पड़ोसियों के दायरे को देखना होगा जो हमारी स्रोत सामग्री में दर्ज है। मतलब भारत अपनी जमीनी सीमा 7 संप्रभु देशों के साथ साझा करता है। हाँ, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जी। और इन आंकड़ों में ना एक बहुत ही अजीब सी विषमता दिखाई देती है। एक तरफ हमारी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है जो करीब 4096 किलोमीटर तक फैली है। 4096.7 किलोमीटर सटीक तौर पर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है जो महज 106 किलोमीटर की है। और पता है, ये जो विषमता है ये सिर्फ किलोमीटर तक ही सीमित नहीं है। अगर हम लद्दाख क्षेत्र के रणनीतिक माहौल का विश्लेषण करें ना, तो चुनौती का असली पैमाना समझ में आता है। लद्दाख वाली स्थिति तो काफी अनोखी है। मतलब वो एक ऐसा विशेष बिंदु है जो एक साथ 3 देशों को छू रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। सही कहा। रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये एक दुस्वप्न यानी नाइटमेयर जैसा हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वहां एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आपको कई अलग-अलग सैन्य सिद्धांतों या डॉक्ट्रिन का एक साथ सामना करना पड़ता है। लॉजिस्टिक्स और तैनाती का तो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है। मतलब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक विशाल हाउसिंग सोसाइटी की तरह है। हाउसिंग सोसाइटी? हाँ, मतलब देखिए, एक पड़ोसी के साथ आपकी बहुत लंबी बाउंड्री वॉल शेयर हो रही है, जबकि किसी दूसरे के साथ सिर्फ एक छोटा सा कोना टकराता है। ये काफी दिलचस्प तुलना है। लेकिन लद्दाख वाली स्थिति तो ऐसी है ना, जैसे घर का एक ही हिस्सा 3 अलग-अलग रास्तों पर खुलता हो और तीनों रास्तों का मिजाज बिल्कुल अलग हो। तो वहां की रक्षा प्रणाली को तो एक साथ कई मोर्चों के लिए तैयार रहना पड़ता होगा। बिल्कुल। चीन की सीमा की तरफ बुनियादी ढांचे और आर्टिलरी की अलग चुनौती है, तो दूसरी तरफ घुसपैठ का अलग खतरा है। सेना को एक ही मौसम और एक ही ऊंचाई पर अलग-अलग रणनीतियां बनानी पड़ती हैं। मतलब सीमाओं की महज लंबाई ही सब कुछ नहीं होती, पड़ोसी कौन है ये ज्यादा मायने रखता है। एकदम सही बात है। तो सीमाओं की इसी विशालता से आगे बढ़ते हुए अब उस सीमा पर थोड़ा जूम इन करते हैं जो सबसे लंबी है लेकिन सबसे ज्यादा उलझी हुई भी है। मेरा मतलब है बांग्लादेश सीमा। हाँ, 1947 की रेड क्लिफ लाइन का सीधा परिणाम। बिल्कुल। डेटा बताता है कि भारत के 5 राज्य इससे लगते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की सीमा सबसे लंबी है, करीब 2216 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की स्थिति भी कुछ लद्दाख जैसी ही है। मतलब ये भी 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। लेकिन स्रोत में ये भी मेंशन है कि ये सीमा सिर्फ सूखी जमीन पर नहीं खींची गई है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नदी आधारित है, जिसे रिवराइन कहते हैं। ब्रह्मपुत्र और गंगा के डेल्टा क्षेत्र में नदियां हर साल मॉनसून के बाद अपना रास्ता ही बदल लेती हैं। अरे बाप रे! मतलब जहां आज जमीन है और जहां आपने बाढ़ लगाई है, अगले साल वहां गहरी नदी बह रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ऐसे बदलते भूगोल में एक स्थायी लकीर खींचना और उसकी निगरानी करना तकनीकी रूप से बहुत बड़ी चुनौती है। ये तो है। लेकिन इस भौगोलिक चुनौती का सबसे अनोखा रूप तो त्रिपुरा में देखने को मिलता है। हाँ, त्रिपुरा की स्थिति तो और भी जटिल है। मतलब स्रोत सामग्री के अनुसार त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और ये सीमा करीब 856 किलोमीटर लंबी है। सोचिए, एक राज्य के 3 तरफ किसी दूसरे देश की जमीन हो। वही तो, कल्पना करें कि आपका घर 3 तरफ से किसी और की जमीन से घिरा हो। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला तथ्य उन छिट महल का है जिनका जिक्र हमारे नोट्स में। इनक्लेव्स की बात करें आप? हाँ, इनक्लेव्स। ये तो सच में भूगोल का एक अजीब मजाक लगता है। ये इनक्लेव्स ना ऐतिहासिक रूप से दुनिया के सबसे जटिल सीमा विवादों में से एक थे। इसे ऐसे समझे कि एक देश का छोटा सा जमीन का टुकड़ा पूरी तरह से दूसरे देश की सीमा के अंदर फंसा हुआ है। मतलब एक तरह का आइलैंड, लेकिन पानी की जगह जमीन से घिरा हुआ। बिल्कुल। और दशकों तक इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने एक अघोषित नागरिकता संकट का सामना किया। अगर किसी को अस्पताल जाना हो या बच्चों को स्कूल भेजना हो तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करनी पड़ती होगी। हाँ, तकनीकी रूप से उन्हें बॉर्डर पार करना पड़ता था, क्योंकि उनके चारों तरफ दूसरे देश की जमीन थी। कोई बुनियादी ढांचा वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। बाप रे! और यहीं पर 2015 का भूमि सीमा समझौता यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट तस्वीर में आता है। जी, बिना किसी युद्ध या संघर्ष के सिर्फ कूटनीति के जरिए इन क्षेत्रों का शांतिपूर्ण तरीके से आदान प्रदान किया गया। ये तो एक ऐतिहासिक समाधान था।
मतलब रातों रात हजारों लोगों की नागरिकता और बुनियादी अधिकारों का संकट सुलझ गया। और इस कूटनीतिक जीत का असर आज आप जमीनी स्तर पर कनेक्टिविटी में देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में स्थित पेट्रोपोल बेनापोल आज दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक चेकपोस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक विशाल लॉजिस्टिक हब है जहां से रोजाना हजारों ट्रकों की आवाजाही होती है। जब सीमाओं की प्रशासनिक जटिलताओं को सुलझा लिया जाता है तो वे आर्थिक विकास का इंजन बन जाती हैं। आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी की ये बात हमें सीधे उन संकरी पट्टियों तक ले जाती है जो असल में देशों की जीवन रेखाएं हैं, मतलब चोक पॉइंट्स। चोक पॉइंट्स, हाँ। भारत के संदर्भ में इसका सबसे अहम उदाहरण सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। बिल्कुल। डेटा के अनुसार ये महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है। सिर्फ 20 किलोमीटर? हाँ, और यही संकरी पट्टी भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ती है। मतलब 4 करोड़ लोगों की आबादी इसी एक संकरे रास्ते पर निर्भर है। इस चोक पॉइंट की जो भेद्यता है वो इसके आसपास के भूगोल से और भी बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। इसके पश्चिम में बहने वाली मेची नदी नेपाल से सीमा बनाती है और ये तिब्बत की चुंबी घाटी के बेहद करीब है। तो रणनीतिक भाषा में एक ऐसा संकरा रास्ता जो किसी भी देश के इतने बड़े हिस्से को मुख्य भूमि से जोड़ता हो, वो सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील हो जाता है। एक तरह का ग्रे जोन बन जाता है ये। तो जाहिर है कि महज 20-22 किलोमीटर के इस हिस्से की सुरक्षा सिर्फ साधारण पेट्रोलिंग से तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि यहाँ एक बहुत ही सघन सुरक्षा ग्रिड तैयार किया गया है। जमीन पर भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर तैनात है। और हासीमारा बेस पर राफेल लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन भी है। साथ ही असम में नया लचित बोरफुकन मिलिट्री स्टेशन बनाया गया है। लेकिन सबसे अहम है S-400 वायु रक्षा प्रणाली की तैनाती। हाँ, ये दिलचस्प है। इतने संकरे इलाके में ये S-400 सिस्टम कैसे काम करता है? देखिए, S-400 कोई साधारण हथियार नहीं है। यह आसमान में एक अदृश्य डिफेंस डोम या सुरक्षा छतरी तैयार कर देता है। एक तरह का शील्ड? हाँ, इसके रेडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन, फाइटर जेट्स या मिसाइलों को ट्रैक कर सकते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसी संकरी जगह पर जहां जमीनी हमला होने से पहले हवाई खतरे की संभावना ज्यादा होती है, वहां ये बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। ये सिस्टम सुनिश्चित करता है कि कॉरिडोर के ऊपर का एयर स्पेस पूरी तरह से अभेद्य रहे। लेकिन मैं यहाँ एक अलग नजरिया पेश करना चाहता हूँ। हम हमेशा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक कमजोरी के तौर पर देखते हैं कि अगर ये कट गया तो क्या होगा। सही बात है। लेकिन स्रोत सामग्री में एक और तथ्य है जो अक्सर चर्चाओं से गायब रहता है। बांग्लादेश के पास भी तो अपने खुद के चोक पॉइंट्स हैं। अरे हाँ, और वो चोक पॉइंट्स तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी ज्यादा संकरे हैं। वही तो, रंगपुर कॉरिडोर को ही देख लीजिए। ये तो केवल 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे करतोनिया नदी अलग करती है। और दूसरा है चटगांव कॉरिडोर, जो 28 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है। और यहाँ सबसे अहम आंकड़ा ये है कि बांग्लादेश का 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी चटगांव बंदरगाह से होकर गुजरता है। बिल्कुल, 80% बहुत बड़ा नंबर होता है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को देखें तो क्या ये दोनों देशों के बीच एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी यानी पारस्परिक भेद्यता पैदा नहीं करता? एक तरफ हमारा सिलीगुड़ी तो दूसरी तरफ उनका चटगांव और रंगपुर। एकदम सही पकड़ा आपने। विश्व बैंक की रिपोर्ट्स भी इसी बिंदु को रेखांकित करती हैं। अच्छा, विश्व बैंक क्या कहता है इस बारे में? जब भूगोल दोनों तरफ से इतना संकरा और संवेदनशील हो तो चोक पॉइंट सिर्फ खतरे का सायरन नहीं बजाते, वे सहयोग की मजबूरी भी तय करते हैं। मतलब आपको साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा? हाँ, दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए परिवहन गलियारे अत्यंत आवश्यक हैं। अगर एक चोक पॉइंट ब्लॉक होता है तो उसका आर्थिक नुकसान दोनों तरफ होता है। इसलिए ये म्यूचुअल डिपेंडेंसी असल में कूटनीतिक स्थिरता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। बिल्कुल। तो चोक पॉइंट्स के इस दोतरफा प्रभाव को समझने के बाद अगर हम भारत के पश्चिमी और पूर्वी छोर की तुलना करें तो भूगोल का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास सामने आता है। हाँ, पश्चिमी सीमा करीब 3310 किलोमीटर लंबी है और यहाँ एक बहुत ही विशिष्ट और खतरनाक भौगोलिक संरचना का जिक्र है, अखनूर डैगर। अखनूर डैगर, ये नाम ही काफी खतरनाक लगता है ना? ये असल में पाकिस्तानी क्षेत्र की 170 वर्ग किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है जो सीधे जम्मू कश्मीर के अंदर घुसती है।
और ये चिनाब और तवी नदियों के बीच स्थित है, राइट? बिल्कुल। अगर इसे एक रूपक के तौर पर देखें तो पश्चिम में ये अखनूर डैगर हमारे भूगोल में चुभने वाले खंजर की तरह है। बहुत सही मेटाफर है ये। और आपको बताऊं 1971 के युद्ध के दौरान इस खंजर की मारक क्षमता पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। अच्छा, कैसे? इस भौगोलिक उभार ने दुश्मन को एक ऐसा प्राकृतिक लॉन्च पैड दे दिया था जहां से वो जम्मू कश्मीर की अहम सप्लाई लाइंस को फाड़ सकते थे। बाप रे। इसीलिए भारत को एक आक्रामक सैन्य अभियान चलाकर इस क्षेत्र पर कब्जा करना पड़ा। पश्चिमी सीमा का ये भूगोल भारत को हर वक्त रक्षात्मक रहने पर मजबूर करता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पूर्वी सीमा की ओर देखते हैं तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। बिल्कुल। म्यांमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। और यहाँ कोई खंजर नहीं है, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान देशों के लिए एक प्रवेश द्वार यानी गेटवे की तरह है। हाँ, म्यांमार सीमा इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि भूगोल कैसे विदेश नीति तय करता है। पश्चिम में जहां आपको डिफेंसिव होना पड़ता है, वहीं पूर्व में यही भूगोल हमें लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के लिए जमीन तैयार करके देता है। एकदम सही। म्यांमार की सीमा भारत को हाईवे बनाने, व्यापारिक मार्ग खोलने और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती है। मतलब ये रक्षात्मक से विस्तारवादी कूटनीति की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जी। तो जब एक ही देश के मानचित्र में पश्चिम में खंजर हो, पूर्व में एक दरवाजा हो, उत्तर में जमा देने वाले पहाड़ हों और पूर्वोत्तर में घने जंगल और नदियां हों, तो इन सीमाओं की रक्षा किसी एक बल के भरोसे तो नहीं छोड़ी जा सकती ना? बिल्कुल नहीं। हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा मानचित्र एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड और विविध रक्षा ग्रिड है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि सीमा पर सिर्फ आर्मी होती है। मतलब इतनी सारी अलग अलग फोर्सेस क्यों? क्योंकि इस विविधता को संभालने के लिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कभी काम नहीं कर सकता। हर सीमा की भौगोलिक और राजनीतिक प्रकृति अलग होती है। तो क्या एक ही फोर्स ये सब नहीं संभाल सकती? नहीं, डेटा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाता है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ तैनात है। चीन की सीमा पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी है। नेपाल और भूटान की सीमाओं पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की तैनाती है। और म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स। जी, इस बंटवारे के पीछे एक बहुत ही गहरा सामरिक विज्ञान है। जैसे नेपाल और भूटान के साथ हमारी सीमाएं खुली और मित्रवत है। वहां तो हमें दुश्मन देश की सेना से लड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वहां प्राथमिक चुनौती तस्करी, मानव व्यापार और अवैध गतिविधियों को रोकना है। इसके लिए एसएसबी जैसी फोर्स चाहिए जिसका नजरिया लोगों के प्रति मित्रवत हो। वहां भारी तोपखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन चीन की सीमा पर तो ये मित्रवत रवैया काम नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं। चीन सीमा का मतलब है 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, 0 से 30 डिग्री नीचे का तापमान और बर्फीले तूफान। बाप रे। वहां आईटीबीपी तैनात है, जिसके जवान हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और उस चरम मौसम में जीवित रहने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। और बीएसएफ का क्या रोल रहता है फिर? बीएसएफ को सक्रिय सीमाओं के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर जहां नदी नाले, दलदल और रेगिस्तान है, वहां बीएसएफ लगातार घुसपैठ विरोधी अभियानों का सामना करती है। और म्यांमार की सीमा पर असम राइफल्स की तैनाती भी इसी विशेषज्ञता का हिस्सा है। क्योंकि वे पूर्वोत्तर के घने जंगलों और स्थानीय जनजातियों को सबसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इस पूरे विस्तृत विश्लेषण से एक बात बहुत ही साफ होकर उभरती है। भारत का रणनीतिक मानचित्र ये साबित करता है कि देश की सीमाएं केवल स्थिर रेखाएं नहीं हैं। बिल्कुल, ये इतिहास के दस्तावेज हैं। हाँ, जिम में रेडक्लिफ लाइन से लेकर 2015 की भूमि सीमा समझौते तक की यात्रा दर्ज है। इनमें भूगोल के वो अजीबोगरीब मजाक भी शामिल हैं, जैसे त्रिपुरा की स्थिति और सिलीगुड़ी का संकरा चौक पॉइंट। और इन सबको सुरक्षित रखता है वो विशेषज्ञ सुरक्षा ग्रिड, जो हर मोर्चे पर अलग अलग रूपों में मुस्तैद है। ये एक ऐसा तंत्र है जहाँ कूटनीति, भूगोल और सैन्य रणनीतियां एक साथ काम करती हैं। इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले ना, एक विचार है जो मुझे लगता है श्रोताओं के लिए काफी दिलचस्प होगा। वो क्या? देखिए, आज के विश्लेषण में हमने बार बार नदियों का जिक्र किया। चिनाब, तवी, मेची और करतोनिया जैसी नदियां भारत के इन अहम रणनीतिक चोक पॉइंट्स और सीमाओं का निर्धारण करती हैं। बिल्कुल करती हैं।
तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब इन नदियों का जलस्तर तेजी से घटेगा या बढ़ेगा, या जब ये नदियां अपना रास्ता पूरी तरह से बदल लेंगी, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब जब प्राकृतिक सीमाएं खिसकेंगी, तो हमारे इन अचूक माने जाने वाले सुरक्षा ग्रिड्स और भौगोलिक सीमाओं की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रकृति की ताकत भूगोल के जरिए एक बार फिर से इतिहास लिखेगी? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले दशकों में दुनिया के हर रणनीतिकार को सोचना होगा। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल भौगोलिक